तो अब हम हमारे डिस्कशन को बढ़ाते हैं फंक्शंस की तरफ। हमने अभी तक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को पढ़ा है, जिसमें सबसे पहला फंक्शन था मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारे कंपाइलर को ये इंडिकेट करता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा और आप इसको एज अ एंट्री पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा फंक्शन था प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके हम हमारे आउटपुट विंडो में किसी भी चीज़ को प्रिंट करना सीखे थे। तो बढ़ते हैं हमारे फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। तो हमने अभी तक जो फंक्शन के बारे में पढ़ा है उससे हम ये जानते हैं कि फंक्शन हमारा वो कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल कोड होता है जो हमें हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट एज अ आउटपुट प्रोवाइड करके देता है। बट ये हमारे फंक्शन की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा हमारे फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ती जाएगी। फंक्शंस हमें हमारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। तो चलिए अब जानते हैं कॉटलिन में हम फंक्शंस बनाते कैसे हैं और उसको लिखने का सिंटैक्स क्या होता है। हम सबसे पहले फन लिखते हैं और हम जानते हैं कि फन हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड हमारे कंपाइलर को स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करता है। फन लिखने के बाद हम हमारे फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम चूज़ करना हमारे प्रोग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो फंक्शन का नाम अच्छे से लिखने के लिए आप सभी के लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं। सबसे पहली टिप ये है कि फंक्शन का नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव से हमारा ये मतलब है कि फंक्शन का नाम ऐसा होना चाहिए कि उस नाम को पढ़ के कोई भी व्यक्ति ये बता सके कि आखिर इस फंक्शन का यूज़ क्या है। मतलब फंक्शन के नाम से हमें ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि इस फंक्शन का यूज़ हम किस लिए करने वाले हैं। फंक्शन का नाम लिखते वक्त हम एक सिंगल वर्ड का यूज़ करते हैं, इसलिए उसका डिस्क्रिप्टिव होना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फंक्शन का नाम लिखने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग प्रोग्रामर्स बहुत सारे नेमिंग कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। कॉटलिन में हम कैमल केसिंग का यूज़ करेंगे। कैमल केसिंग में हम हमारे वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल में लिखते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिसको हमने कैमल केस का यूज़ करके लिखा है। जैसे हमारे दूसरे एग्जांपल में फंक्शन फॉर टू में हमने फॉर का एफ और टू का टी कैपिटल लेटर में लिखा है। इससे हमारे फंक्शन नेम की हमारे प्रोग्राम में रीडेबिलिटी बढ़ती है। फंक्शन नेम के बाद हम ब्रैकेट्स में हमारे आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट के बाद सेमीकोलन लगा के उस आर्ग्यूमेंट का टाइप लिखते हैं। तो हमने आर्ग्यूमेंट की बात की, तो आखिर आर्ग्यूमेंट्स होते क्या हैं? आर्ग्यूमेंट्स वो डेटा और इन्फॉर्मेशन होते हैं जिसका यूज़ फंक्शंस करते हैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिखना है जो हमें किसी भी दो नंबर का एडिशन करके दे, और उसके लिए हम दो वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी। तो हम हमारे एडिशन फंक्शन में वेरिएबल ए और वेरिएबल बी को एज अ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो हमने फंक्शन को लिखने के दो तरीके देखे, जिसमें एक में हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे और दूसरे में हमने अभी अभी देखा कि हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो आखिर फंक्शन को लिखने के लिए इन आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत ही क्या है? हम फंक्शन की बॉडी के अंदर ही वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसमें कुछ वैल्यू असाइन करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट ऐसा करने पे हमारे वेरिएबल्स का पर्पस ही डिफीट हो जाता है। अगर आपको वेरिएबल्स इन कॉटलिन वाली वीडियो याद हो तो हमने कहा था कि हम वेरिएबल्स का यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि हम डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, और जब हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो हमारा ये पर्पस फुलफिल होता है। हम फंक्शंस में वेरिएबल्स को एज अ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं और फिर इन वेरिएबल्स में हम जितनी बार चाहे हम डिफरेंट वैल्यूज़ एज अ इनपुट दे सकते हैं, और फिर हमारा फंक्शन इन वेरिएबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट परफॉर्म करके दे सकता है। तो आई होप आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ क्यों करना है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ और कुछ फंक्शंस बना के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक सा फंक्शन बनाया है जिसमें हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, और हमने यहाँ पे उसका रिटर्न टाइप यूनिट लिखा है। जब भी किसी फंक्शन में हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी होती तो वहाँ पे हम यूनिट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे यूनिट को हमारा आईडी ग्रे से कलर कोड किया है। तो अपने यूनिट पे हवर करते हैं, देखते हैं कि हमारा आईडी हमें क्या सजेशन दे रहा है। जब भी किसी कोड को हमारा आईडी ग्रे से कलर कोड करता है, इसका मतलब हमारा आईडी ये सजेस्ट कर रहा होता है आप अपने प्रोग्राम में उस लाइन का यूज़ करें या ना करें, उससे हमारे आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से हम हमारे यूनिट रिटर्न डेटा टाइप को
हटा देते हैं। तो ये तो हुआ फंक्शन को लिखने का बेसिक सिंटैक्स। बट हम हमेशा हमारे प्रोग्राम को और भी छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास फंक्शन को लिखने का एक और छोटा तरीका भी है। और हम इस तरीके का यूज़ तब करते हैं जब हमें कभी भी बहुत ही छोटा फंक्शन बनाना होता है। छोटे फंक्शन से हमारा ये मतलब है कि जब हम एक लाइन का कोड ही हमारे फंक्शन में लिखना चाहते हैं, जैसे a+b, a×b, या हम कोई एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ हमारे फंक्शन में कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर उसको लिखते कैसे हैं। इसको लिखने के लिए हम हमारे कर्ली ब्रेसेस को एक्सक्लूड कर देते हैं और उसके बदले एक इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके जो हमें हमारे फंक्शन से रिटर्न कराना है उसको इक्वल टू ऑपरेटर के बाद डायरेक्टली लिख देते हैं। और इस तरीके से हमारा एक शॉर्ट फंक्शन तैयार हो जाता है। इसमें हम जो कुछ भी इक्वल टू ऑपरेटर के बाद लिखते हैं वो हमारी फंक्शन की एक्सप्रेशन बॉडी कहलाती है। और जब भी हम किसी भी फंक्शन को हमारे नॉर्मल सिंटेक्स से लिखते हैं जिसमें हम हमारे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, तो जो भी चीज़ें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं हम, वो हमारे फंक्शन की बॉडी कहलाती है, जिसको हम ब्लॉक बॉडी भी कहते हैं। तो आई होप ये दोनों फंक्शन लिखने के तरीके आपको क्लियर हुए होंगे। तो इतना था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।